कहे किस्सों की तारीख दुनिया में झांकने वाले हैं। यहाँ हम दो ऐसी खौफनाक कहानियों का तज्जिया करेंगे और मकसद सिर्फ डरना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन कहानियों में छुपी माफोकुल फुतरत मखलूकात अपने शिकार को चुनती कैसे हैं और फिर उनका खात्मा कैसे करती हैं। लोग मेरे पास अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन वो कभी जिंदा वापस नहीं जाते। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये इन कहानियों की रूह है। एक ऐसी ठंडी वार्निंग जो आने वाले मौलिक अंजाम की तरफ साफ साफ इशारा कर रही है। तो हमारा पहला किस ये हमें ले जाता है कश्मीर की बर्फीली वादियों में। यहाँ 4 दोस्त गए तो थे नए साल का जश्न मनाने, लेकिन उनका ये सफ़र एक भयानक ना ख़त्म होने वाले ख्वाब में बदल गया। तो कहानी के मरकज में हैं 4 दोस्त, नितिन, ध्रुव, रिया और वर्षा। ये लोग कश्मीर में नए साल की कैंपिंग के लिए रुके हैं। अब ध्रुव जो है वो मकामी किस्सों का जिक्र करके सबको खबरदार करता है, एक छलावा के बारे में बताता है, लेकिन नितिन एडवेंचर के जोश में वो इन बातों का मजाक उड़ा देता है। और बस यही वो गलती थी जो उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो सवाल ये है कि ये छलावा आखिर है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में ये एक धोखेबाज है, एक ऐसी मखलूक जो अपनी शक्ल बदल सकती है। और ये शिकार कैसे करती है? ये इंसान की हमदर्दी या उसकी ख्वाहिशात को एक जाल की तरह इस्तेमाल करती है, और फिर शिकार खुद ब खुद इसमें फंसता चला जाता है। अच्छा, अब जरा छलावे के काम करने का तरीका देखें। ये कोई आम हमलावर नहीं है जो बस झपट पड़े। नहीं, ये बहुत शातिर है। इसका एक पूरा तरीक़ेकार है। पहला कदम, किसी लड़की के रोने की आवाज़ निकालना ताकि हमदर्दी जागे। दूसरा कदम, एक बेबस लड़की के रूप में सामने आना। तीसरा कदम, और ये सबसे अहम है, अपने शिकार को उसके दोस्तों से अलग करना। और फिर चौथा और आखिरी कदम, जब शिकार बिल्कुल तन्हा हो जाए तब अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाना। और फिर हमला होता है। छलावा नितिन को अंधेरे में खींचने की कोशिश करता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन उसके दोस्त हिम्मत नहीं हारते। वो कैंप फायर से जलती हुई लकड़ियां उठाकर उसकी तरफ फेंकते हैं, और यहीं पहली बार उन्हें इस मखलूक की एक कमजोरी का पता चलता है, आग। तो वो भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, ये सोचकर कि अब वो महफूज हैं। लेकिन असल खौफ तो अब शुरू होना था। छलावा सिर्फ बाहर जंगल में नहीं था, वो अब उनके साथ उनके अंदर आ चुका था। उसने नितिन के जिस्म पर कब्जा कर लिया था, मतलब खतरा अब उनके साथ ही गाड़ी में सफर कर रहा था। अब देखते हैं कि उन्होंने खुद को कैसे बचाया। आग ने तो काम किया ही था, फिर वर्षा ने अपना रुद्राक्ष का कड़ा इस्तेमाल किया। इस मजहबी चीज की वजह से नितिन पर से छलावे का कब्जा कुछ देर के लिए टूट जाता है, लेकिन इसी धींगा मश्ती में वो कड़ा कहीं गुम हो जाता है। और फिर कहानी का सबसे अफसोसनाक मोड़ आता है। छलावा वर्षा को जंगल में खींच कर ले जाता है। इस केस का अंजाम तब होता है जब नागा साधुओं का एक ग्रोह उन्हें बचाता है। वो अपनी मुकद्दस राख यानी भभूति इस्तेमाल करके गाड़ी को तो पाक कर देते हैं, लेकिन वो इस बात की भी तस्दीक करते हैं जिसका सबको डर था, वर्षा मारी जा चुकी है। चलें अब दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी सेलमपुर की है, और ये खौफ की एक ऐसी किस्म है जो बाहर वीरानों में नहीं बल्कि घर के अंदर एक खानदान के बीच पनपती है। तो ये पिशाचनी क्या होती है? ये एक मादा गोश्तखोर बदरू है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ जान लेना नहीं है। इसका असल काम मर्दों को अपने जाल में फंसाना, खानदानों में घुसना और फिर उस खानदान को अंदर से खोखला कर देना है। और यहाँ भी कहानी की शुरुआत एक जानी पहचानी गलती से होती है। विवेक नामी एक लड़का वक्त बचाने के चक्कर में एक आसेब ज़दा जंगल से शॉर्टकट लेता है, और वहाँ उसे कौन मिलता है? एक रोती हुई औरत, नेहा। ये बिल्कुल वैसा ही हमदर्दी का जाल है जैसा हमने पिछली कहानी में देखा था। अब जरा इस पिशाचिनी की रफ्तार पर गौर करें। ये टाइमलाइन देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहली रात वो घर में दाखिल होती है, दूसरी रात वो विवेक को अपने शहर में जकड़ लेती है, तीसरा दिन विवेक अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर लेता है, और 3 ही दिन के अंदर वो ऐलान करती है कि वो हामिला है। ये कोई आम दरांदजी नहीं, ये तो एक खानदान पर बिजली की रफ्तार से किया गया मुकम्मल कब्जा है। लेकिन विकी की माँ सुनेता को शक हो जाता है, और एक रात वो नेहा को खिड़की के बाहर उड़ते हुए देख लेती हैं। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, नतीजा बहुत फौरी और बेरहमाना होता है। पिशाचनी अपना राज छुपाने के लिए सुनेता को फौरन मार डालती है।
वो अपने रास्ते में किसी को भी आने नहीं देती। मेरी सच्चाई तुम सिर्फ तभी बता सकोगे जब तुम उसे बताने के लिए जिंदा रहोगे। ये धमकी जो उसने अपने देवर विक्रम को दी, उसकी बेरहमी की इंतहा है। वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं मारती, वो ज़हनी तौर पर भी तोड़ देती है। अपने शिकार को उसकी बेबसी का पूरा पूरा एहसास दिलाती है। और यहाँ कहानी में सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक मोड़ आता है। विक्रम को पता चलता है कि पिशाचनी सिर्फ कत्ल नहीं करती, वो तो तब्दील कर देती है। उसका भाई विवेक अब कोई इंसान नहीं रहा, वो खुद एक पिशाच बन चुका है। उसकी गर्दन पर काटने के निशानात इस बात का सबूत थे। वो अब अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का एक जरिया बन चुका था। अब विक्रम को समझ आ जाता है कि उसका भाई हमेशा के लिए खो चुका है। वो भागकर गांव वालों को इकट्ठा करता है और वो सब मिलकर एक ही फैसला करते हैं। इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वो उस पूरे घर को आग लगा देते हैं, जिसमें विवेक और पिशाचनी दोनों मौजूद थे। तो अब हमने दोनों कहानियां सुन ली हैं। चलें अब जरा इनका तज्जिया करते हैं और देखते हैं कि शिकार करने के मामले में इन दोनों मखलूकात के तरीकों में क्या फ़र्क है। ये टेबल देखें, ये दोनों के फ़र्क को बिल्कुल साफ कर देता है। छल्लावा का हथियार है धोखा और हमदर्दी जगाना, और इसका मकसद सीधा सीधा है जान लेना या अगवा करना। दूसरी तरफ पिशाचनी का तरीका है बहकाना और हिप्नोटिज्म, क्योंकि उसका मकसद अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है। लेकिन इन दोनों में एक कमजोरी मुश्तरक है, और वो है आग। आग जो पाक भी करती है और तबाह भी। तो असल बात ये है, छुलावा एक बैरूनी शिकारी है। वो जंगल में, वीराने में घात लगाकर हमला करता है। लेकिन पिशाचनी वो एक अंदरूनी दुश्मन है, एक तफेली की तरह, जो घर की चार दीवारी में घुसकर हमला करती है, वो जगह जिसे हम सबसे महफूज समझते हैं। तो आखिर में इन कहानियों से हमें क्या सबक मिलता है? इनमें कौन सी आखिरी वार्निंग छुपी है? देखें, ये कहानियां हमें चंद बातें बहुत साफ साफ बताती हैं। पहली, जाने पहचाने महफूज रास्ते से कभी ना भटकें। दूसरी, किसी भी मुसीबत ज़दा अजनबी पर आंखें बंद करके भरोसा करना जानलेवा हो सकता है। कभी कभी हमदर्दी ही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। और तीसरी और सबसे अहम बात, खौफ सिर्फ वीरान जंगलों में नहीं होता, वो घर की दीवारों के अंदर भी हो सकता है। लेकिन क्या कहानी यहाँ ख़त्म हो गई? इससे पहले कि हम ऐसा सोचें, दूसरी कहानी की वो आखिरी तफसील याद करें। पिशाचनी ने मरने से पहले आखिरी लम्हात में जादू से अपने बच्चे को आग के शोलों से बाहर महफूज जगह पर फेंक दिया था। मतलब वो खुद तो मर गई, लेकिन अपनी नस्ल को बचा गई। बुलाई का ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। और यही बात हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है, अगर ये किस्से अनकहे हैं तो क्या ये वाकई ख़त्म हो चुके हैं? हो सकता है कि उनका कोई हतमी अंजाम हो ही ना। शायद वो बच्चा आज भी कहीं मौजूद है और बस एक नई कहानी शुरू होने का इंतज़ार कर रहा है।